हे गाइस, स्वागत है मेरे चैनल में। मैं रवीश कुमार आज बताऊंगा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय क्या है, क्या मुख्य बिंदु हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपका अपना रवीश कुमार। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक चारियो ने 4 चरित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इसमें उसने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक जनतंत्रों से मिलकर बना था। इस श्रृंखला के पहले चरित्र देखें एक में, और यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष का एक लंबी कतार में स्वतंत्रता परिणाम के करते हुए दौरान कलाकार स्वतंत्रता के महिला के रूप में प्रदान किए करते थे। यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मशाल को पहचान सकते हैं जो उनके एक हाथ में है, दूसरे में मनुष्य के अधिकारों की घोषणा। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश और संस्थान के अवशेष बिखरे हुए हैं। कल्पना दर्शना दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह बांटे हुए हैं जिनकी पहचान उनके कपड़े और राष्ट्रीय पोशाक से कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड जो अब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे, फ्रांस के क्रांतिकारियों तिरंगों से पहचाना जा सकता है। प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा है। उनके पीछे जर्मनी के लोग हैं जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हैं। यह दिलचस्प है कि जिस समय शराइयों ने यह छवि निर्मित की, जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा बने थे। वो झंडा वो थामे हुए हैं, वह 1848 की उदारवादी उम्मीदों के अभिव्यक्तों में है, जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रेलिया 2 सिलसिलों में राजाशाही लंबर्ड, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संते और फरिश्ते के दृश्य पर अपनी नज़र जुमाए हुए हैं। चित्रकार से उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारों के प्रतीक के रूप में दोस्तों किया गया है। इस अध्ययन में ऐसे कई विषय उठे जाएंगे जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्तियां सरायू ने चित्र 1 में की थी। 19वीं शताब्दी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। इन परिवर्तनों के अतः यूरोप में बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्रीय राज्य का उदय हुआ। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधि और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें राष्ट्र रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति थी। लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उनके शासकों बल्कि उनके आंशिक नागरिकों का एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। साझेपन में यह भावना अनंत काल से नहीं थी, यह संघर्षों और नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। यह अध्ययन उन विविध प्रक्रियाओं का प्रकाश डालेगा जिनके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य और उदारवाद का अस्तित्व में आए। अब बात होगी फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र पर विचार। राष्ट्रवादी की पहली स्पष्ट अभिव्यक्तियां 1789 में फ्रांसीसी क्रांतियों के साथ हुई, जैसे कि आपको याद होगा। 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूविभाग पर निरंकुश राजा का आधिपत्य था। फ्रांसीसी क्रांतियों से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उसमें प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हुई। केंद्र ने घोषणा की अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे इसी की नीति तय करेंगे। दोस्तों, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जितनी भी जॉब लगते हैं उसमें इनका बहुत ही महत्व है। इन पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनसे ही पाठक से ही आपको प्रेरणा मिलेगी कैसे पढ़ना है, क्या करना है दोस्तों। ठीक है, हिस्ट्री से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने एक ऐसा अनेक कदम उठाए जिससे फ्रांसीसी लोग में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। पृष्ठभूमि और नागरिक जैसे विचारों में एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया जाया जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया जिसने पहले के राष्ट्र ध्वज की जो जगह ले ली। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उनका नाम बदलकर नेशनल एम्बुलेंसी कर दिया। दोस्तों, नई स्तुति रची गई, शपथ ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और यहाँ पर राष्ट्र के नाम हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसमें अपने भू विभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के सम्मान कानून बनाया। अतिरिक्त यातायात शुल्क समाप्त कर दिए गए। दोस्तों,
ठीक है। तथा भार नापने एक समान व्यवस्था लागू की गई, केंद्रीय बोलियों को उत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रांस जैसी बोली और लिखी जाती थी। यह राष्ट्र का एक साझा भाषा बन गई। क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग और लक्ष्य था कि यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों मुक्त कराए। दूसरे शब्दों में फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद देगा। जब फ्रांस के घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र तथा शिक्षित मध्यम वर्ग के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लबों में संस्थान करने लगे। उनकी गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े बड़े इलाकों ने किया था। क्रांतिकारी युद्ध में होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनानी उग्रवादी के विचार में विदेशों में ले जाने लगी दोस्तों। ठीक है। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया वहाँ उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिसे फ्रांस के पहले ही आरंभ किया जा सकता था। फ्रांस में राजतंत्र वापस जाकर नेपोलियन निसंदेह वहाँ प्रजातंत्र को नष्ट किया तथा मगर सांसारिक क्षेत्रों में उनके क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल न बन सके। 1804 की नागरिकता सहित उनमें आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता था। जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए थे। कानून में समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। समस्त व्यवस्था को खत्म किया गया और किसानों को भू राजस्व और जागीरी शुल्कों को मुक्ति दिलाई। शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों को नियंत्रण में हटा दिया गया। यातायात और संचार व्यवस्थाओं में सुधारा गया। किसानों और कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपति ने नई मिली आज़ादी चरखी। उद्योगपतियों और ख़ास तौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक यह समझने लगे कि एक समान कानून मानक, भार तथा नाप में एक राष्ट्रीय मुद्रा के एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजी के आवागमन में सहूलियत होगी दोस्तों। ठीक है। लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों को फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थी। शुरुआत में अनेक प्रकार स्थानों में जैसे हॉलैंड, स्विट्जरलैंड और साथ कई शहर जैसे बेल्स, मेंस, मिलान तथा वारसी फ्रांसीसी नेताओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने की तरह स्वागत किया गया। मगर यह शुरुआती उत्साह शीघ्र से ही दुश्मनी बदल गया जब यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्था राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं है। बढ़े हुए सेसरशिप और काफ़ी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती से हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों में मिले फायदे को कहीं ना कहीं जरूर नजर आने लगा। अब बात करता हूँ इसके राष्ट्रवाद का निर्माण दोस्तों। राष्ट्रवाद का जो निर्माण की बात करूँगा मैं, अगर आप मध्यम 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखें तो उसमें वैसे राष्ट्रीय राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि आज है, जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं। वे तब राजाशाही ढांचों और कैंटोनों में बटे हुए थे जिनके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र में पूर्वी और मध्यम यूरोप निरंकुश स्वतंत्रताओं के अधीन थे और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। वे अपने आप में एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। अक्सर वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे और विभिन्न जातियों समूह के सदस्य, उदाहरण तौर पर राष्ट्रीय हंगरी प्रशासन करने वाला हजबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूहों को जोड़कर बना था। इसमें एल्स के टेल्स, राष्ट्रीय और सुडेनेट को जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल थी, जहाँ के कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज़्यादा थे। हैब्सबर्ग साम्राज्य में लॉम्बार्डी और वेनेशिया जैसे इलाहाबादी भाषी शामिल थे। हंगरी में आधे लोग magyar भाषा बोलते थे जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे दोस्तों।
अब इसमें गलिसियो के कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलता था। इन प्रभावशाली समूह के अलावा हैसबर्ग सामान्य के सीमा रेखाओं के भीतर जनसंख्या खेती करने वाले लोग अधीन से अधीन अवस्थ हो गए। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा इस बात को। जैसे उत्तर में बोहेमिया, स्लोवाक, कार्निलो, स्लोवेंस, दक्षिण और क्रिएट, तब पूरब की तरफ टोलन्स में रहने वाले आउमन लोग जैसे फ़र्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाले नहीं था। इसी तरह के समूह के आसपास में बांधने वाले तत्व केवल साम्राज्य के प्रति सबकी निष्ठान थे। दोस्तों राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य की विचार कैसे उभरा? जो राष्ट्रवाद था उसमें राष्ट्रीय राज्य का विचार कैसे उभरा? तो जिसमें कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग था दोस्तों, उसके हिसाब से ही ये जो राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय पर विचार उभरा। दोस्तों सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभावशाली वर्ग था। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली में बंधे हुए थे जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थी। वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्गों के बीच एक फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों में आपस में जुड़े होते थे, मगर यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज में से एक छोटा सा समूह, जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक थे। पश्चिम में ज़्यादातर जमीन पर किराएदार और छोटे काश्तदार खेत करते थे, जबकि पूर्वी और मध्यम यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बटी थी, जिस प्रकार भूदास खेती करते थे। पश्चिमी और मध्यम यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पाद और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्य वर्गों का उदय हुआ, जिसका अस्तित्व बाजार के लिए उत्पाद पर टिक गया। दोस्तों इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्सों में 19वीं सदी के दौरान भी हुआ। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। श्रमिक वर्ग के लोग और मध्यम वर्ग जो उद्योगपतियों और व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के लोग बने। मध्यम और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों का छोटा सा कुलीन और विशेषाधिकार की संपत्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्यम वर्गों के बीच राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए। दोस्तों अब उदारवादी राष्ट्रवाद को क्या मायने थे, ये छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों अब तो यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब जुड़े हुए थे। उदारवाद यानी कि लिबरेलियंस शब्द लतीन भाषा के मूल लिबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है आज़ाद। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। आर्थिक रूप से उदारवादी ऐसी सरकार पर जोर देते थे जो सहमति से बने हुए। फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो उदारवादी निरंकुश शासक और पादारी वर्ग के विशेषाधिकारियों की संपत्ति संविधान तथा राष्ट्रीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर ही बल देते थे, लेकिन यह जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था। यदि आप याद करें कि क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था और वहाँ मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही हासिल था, तो संपत्ति विहीन पुरुष और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। केवल थोड़े समय के लिए ही जैकोबिन शासन के समय सभी वयस्क पुरुषों का मताधिकार प्राप्त था, मगर नेपोलियन की संहिता पुनर्समिता मताधिकार वापस आई और उसने महिलाओं को आवश्यक दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पत्नियों के अधीन कर दिया। संपूर्ण 19वीं सदी तथा 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में
महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध का आंदोलन चलाया दोस्तों। ये छोटी सी बात जो मैंने बताई थी आपको, वो उदारवादी राष्ट्र के क्या मायने रखते हैं, ये छोटा सा चैप्टर मैंने आपको समझाया दोस्तों। अब इसके अंदर आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद, बाजारों की मुक्ति और चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रण को खत्म करने के पक्ष में था। दोस्तों, जो आर्थिक क्षेत्र था उदारवादी था, बाजारों की मुक्ति, चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मध्यम वर्ग की यह जोरदार मांग थी। आइए 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मनी भाषी इलाकों का उदाहरण लेके ही इसमें हम बताएंगे कि क्या है 19वीं सदी में रहने वाले भाग में जर्मनी भाषा इलाकों का उदाहरण। ठीक है, नेपालियन जो नेपाली होते थे उनके प्रशासनिक कदमों में अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्य, इनके 39 राज्य का एक महासंघ बना। इसमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नाप तोल प्रणाली थी। 1833 में हैम्बर्ग ने न्यूयॉर्क कर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था दोस्तों। 11 जो नाके थे उसमें से गुजरना पड़ता था और हर बार लगभग 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था। शुल्क अक्सर वस्तुओं का वजन या आकार के अनुसार ही लगाते थे, उसमें कोई फिक्स एक कंटेंट नहीं था दोस्तों, भी आपको फिक्स देना है। लेकिन उसमें जो बताते थे वो एक 5% शुल्क तो था ही, लेकिन वो अक्सर वस्तुओं या वजन के आकार के अनुसार ही लगाते थे, क्योंकि हर क्षेत्र में अपनी नाप तोल व्यवस्था थी। अतः हिसाब लगाते समय लगता था कि मसलन कपड़ों को मापने का पैमाना एले था, जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ घटती बढ़ती भी थी दोस्तों। अगर एक एल कपड़ा फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाता तो 54.7 सेंटीमीटर मिलता, मेज में 55.1 सेंटीमीटर मिलता और न्यूबर्ग में 65.6 मीटर और फ्राइबर्ग में 53.5 मीटर सेंटीमीटर कपड़ा मिलता, क्योंकि ये अलग अलग जो ये मैंने बताए हैं में जो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग इनकी सीमा निर्धारित थी। अब बात होती है नए वाणिज्य वर्ग। ऐसे परिस्थितियों को आर्थिक विनियम और विकास में बाधक मानते हुए एक ऐसा एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहा था, जहां वस्तुएं, लोग और पूंजी का आवागमन बाधित हो। 1834 में प्रशंसा का पहला एक शुल्क जावलेन स्थापित किया गया, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य में शामिल हो गए। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो पहले 30 के ऊपर थी। इसके अलावा रेलवे के जाल ने गतिशील बढ़ाई और आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया। उस समय पनप रही व्यापारिक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की मुहर लहर ने मजबूत बनाया दोस्तों। अब इसके अंदर 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद आ गया दोस्तों। ठीक है, अब वो क्या है मैं आपको बताता हूँ कि 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकार रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। रूढ़िवाद मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थान जैसे राजतंत्र, चर्चा, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। फिर भी अधिकतर रूढ़िवाद जो लोग थे, जो क्रांतिकारी को पैदा के दौरान वापसी नहीं चाहते थे, जो रूढ़िवाद लोग थे ना, वो नहीं चाहते थे वापसी। नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों में उन्हें यह जानने लिया कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसे पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम था। वह राज्य की ताकत को ज़्यादा कारगर और मजबूत बनाए सकता था। एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, समंतरण और भूसावादी में समाप्ति यूरोप के निरंकुश स्वतंत्रता की शक्ति प्रदान कर सकते थे।
1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रशास और ऑस्ट्रेलिया जैसे यूरोप शक्तियों में जिन्हें मिलकर नेपालियों को हराया था के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए विनियम में मिले। इस सम्मेलन यानी कि कांग्रेस की मेजबानी राष्ट्रीय के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की। इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 की विधियन संधि तैयार, जिसका उद्देश्य उन नई सारी बदलावों को ख़त्म करना था जो नेपोलियन युद्धों के दौरान हुआ करते थे। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बूर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया और फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया गया। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार ना कर सके। अतः उत्तर में नीदरलैंड्स की राज्य स्थापित किया, जिसमें बेल्जियम शामिल था, और दक्षिण में पिनमार्ट्स में जियोना जोड़ दिया गया। प्रशंसा की ओर से पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए, जिसमें जबकि राष्ट्रीय की उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। मगर नेपोलियन ने 39 राज्यों में से जो जर्मन महासंघ स्थापित किया गया उसे बरकरार रखा गया। पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया, जबकि प्रशंसा को शैक्षणिक का एक हिस्सा प्रदान किया गया। इस सब का मुख्य उद्देश्य उन राजतंत्रों की बहाली था जिन्हें नेपोलियन के बर्खास्त कर दिया गया। यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य भी था। 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्था निरंकुश थी। वे आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं करती थी और उन्होंने उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थी। ज़्यादातर सरकारों ने सेशनशिप के नियम बनाए। उनका उद्देश्य अखबारों, किताबों, नाटकों और गीतों में व्यक्त उन बातों को नियंत्रण लगाना था जिसमें फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्त के विचार झलकते थे। लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही थी कि नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचनक उदारवादी और राष्ट्रवादी का उठाया गया एक मुद्दा प्रेस को आज़ादी दे। अब दोस्तों इसके अंदर क्रांतिकारी भी शामिल थे। ठीक है, अब क्रांतिकारी की जब मैं बात करूँगा तो 1815 के बाद के वर्षों में दमन के भय से उनके उदारवादी राष्ट्रवादी को भूमिगत कर दिया। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण देने और विचारों का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन उभराया। उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब उन राष्ट्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करने से था जो विनय कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना और संघर्ष क्रांतिकारी होने की जरूरत थी। ज़्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना को आज़ादी के इस संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे। ऐसे ही वह व्यक्ति था इटली का क्रांतिकारी ज्यूसेपी मत्सिनी। उनका जन्म 1807 में जियोनो में हुआ था और वह कर्मचारी यानी कि कार्बन की गुप्ता संगठन के सदस्य बना था। 24 साल की व्यवस्था में लिंगुरिया ने क्रांतिकारी के लिए एक बहिष्कार कर दिया दोस्तों। तो उसके अंदर क्या था, 1050 उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहले था मसोई में यंग इटली और दूसरा बर्न में संघ यूरोप, जिसमें सदस्य पोलैंड और फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों के समान विचार रखने वाले युवा थे। मैसनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्रीय ही मनुष्य की प्रकृतियाँ इकाई थी। अतः इटली राज्य के प्रदेशों के पैबंदों की तरह से परतर नहीं रह सकता था। उसने जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंदर एक त्रित गठबंधन बनाना ही था। एक एकीकरण की इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था। उसके एक मॉडल की रेखा देखा। जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में गुप्त संगठन काम किए गए। मैत्सनी द्वारा राज्य की ओर से विरोध करके उसके प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वप्न में मैत्सनी को रूढ़िवादी को हरा दिया। मेटरनिकी ने उसने हमारे सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया है।
अब इसमें बात आती है क्रांतियों का युग, यानी कि 1830 से 1848 के बीच में जो क्रांतियों का युग था वो कैसा था। रूढ़िवादी थे या क्या थे, क्लर्क थे, वाणिज्य व्यापार थे, मध्यम वर्गों में से थे, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अब। यानी कि क्रांतियों का युग 1830 से 1848 तक। जैसे जैसे रूढ़िवाद व्यवस्थाओं ने अपनी ताकत की ओर मजबूती बनाने की कोशिश की, यूरोप के अनेक क्षेत्रों और उदारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़कर देख जाने लगा। इटली और जर्मनी के राज्य, ऑटोमन साम्राज्य के सूबे, आयरलैंड और पोलैंड ऐसे ही कुछ क्षेत्र थे। इन क्रांतियों का नेतृत्व उदारवादी राष्ट्रवादी ने किया, जो शिक्षित मध्यम वर्गीय विशिष्ट लोगों थे। इनमें से प्रोफेसर, स्कूली अध्यापक, क्लर्क और वाणिज्य व्यापार में लगे मध्यम वर्गीयों के लोग शामिल थे। प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 में हुई। बूर्बे राजा, जिन्होंने 1815 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल किया गया, अब उन्हें उदारवादी क्रांतिकारियों से उखाड़ फेंका। उनकी एक संवैधानिक स्वतंत्रता स्थापित की गई, जिसका अध्यक्ष हुई फिलिपिक था। मैटरनिकी ने एक बार यह टिप्पणी की, जब फ्रांस छींकता था तो बाकी यूरोप के सर्दी जुकाम हो जाता था। जुलाई क्रांति में ब्रसेल्स में विरोध में भड़का गया। उसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। एक घटना जिसमें पूर्व के शिक्षित, अभिजात और राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया गया। यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। 15वीं सदी के यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के प्रगति से यूनान का आज़ादी का संघर्ष 1821 से आरंभ हुआ। अब इसमें यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 का आरंभ हो गया। यूनान में राष्ट्रवादियों के निर्वसान और यूनानियों द्वारा पश्चिम यूरोप के अनेक लोगों द्वारा समर्पित किया गया समर्थन मिला, जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। कवियों और कलाकारों के यूनान का यूरोपीय सभ्यता का पालन बताकर प्रशंसा की और इसमें एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। कांग्रेस कवि लॉर्ड बायरन ने धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध लड़ने की जगह वह 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। अतः 1832 की कस्तूनिया की संधि ने यूनान का एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। दोस्तों, अब रोमान कल्पना और राष्ट्रीय भावना, इनमें दोनों में जो फ़र्क था वो क्या था कि रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्ध और क्षेत्रों विस्तार से नहीं हुआ। राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने एक अहम भूमिका निभाई। कला, काव्य और कहानियों, किस्सों और संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग दिया। आइए हम रोमानीवाद को देखते हुए, एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की भावना का विकास करना चाहता था। आमतौर पर रोमानी कलाकारों और कवियों के तर्क वितर्क और विज्ञान के महामंडन की आलोचना की। उनकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया। उनका प्रयास था कि एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति को एक साझा संस्कृति अतीत को राष्ट्र का आधार बन जाए। जर्मन दार्शनिक योहान ग्रांटफील्ड जैसे रोमानी चिंतकों का दावा किया था, सच्ची जर्मन संस्कृति उनके आम लोग में निहित थी। राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीतों, जन काव्य और लोकतंत्रिक को प्रकट होते थे। इसलिए लोक संस्कृति के इन स्वरूप को एकमात्र अंकित करना ही राष्ट्र का निर्माण में आवश्यक हो गया। दोस्तों, अब इसमें क्या था कि राष्ट्रीय बोली पर बल और स्थानीय लोक संस्थाई सत्या को एकमात्र करने का उद्देश्य केवल प्राचीन राष्ट्रीय भावना को वापस लाना नहीं था, बल्कि आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना था। इसमें से अधिकांश निरक्षर थे। यह खास तौर पर पोलैंड पर लागू होता था, जिसका 18वीं सदी के अंत में रूस, प्रशंसा
और राष्ट्रीय जैसी बड़ी शक्तियों में विभाजन किया गया था। यद्यपि पोलैंड अब स्वतंत्रता भूक्षेत्र नहीं था, किंतु संगीत और भाषा के जरिए राष्ट्रीय भावना जीवित रखी गई। अब इसमें मसलन और कैरोल और क्रिस्पिया में राष्ट्रीय संघर्ष को अपने पैरोल और पर संगीत में गुणगान किया गया, और पोलोनेस और मंजरूका जैसे लोकतंत्रों को राष्ट्रीय प्रतीक में बदल दिया गया। अब भाषा में भी राष्ट्रीय भावनाओं का विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है दोस्तों। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ कि रूस कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूलों में बलपूर्वक हटाकर रूसी भाषा को हर जगह जबरन लादा गया। 1831 में रूस में विरुद्ध एक शस्त्र विरोध हुआ, जिससे आखिरकार कुचल दिया गया। इनके अनेक सदस्यों ने राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा को एक हथियार बनाया। चर्चा के आयोजन और संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पोलिश का इस्तेमाल हुआ। उनका नतीजा यह हुआ कि बड़ी संख्या में पादरियों और बिशपों को जेल में डाल दिया गया। रूसी अधिकारियों ने उन्हें सज़ा देते हुए साइबेरिया भेजा दिया, क्योंकि उन्होंने रूसी भाषा का प्रचार करने का इनकार कर दिया। पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक रूप से देखी जाने लगी दोस्तों। अब इसमें एक और था कि भूख, कठिनाइयाँ और जन विरोध। 1830 दशक यूपी में भारी कठिनाइयाँ लेकर आई। 19वीं सदी के प्रथम भाग में पूरे यूरोप में जनसंख्या में ज़बरदस्त वृद्धि हुई। ज़्यादातर लोगों में नौकरी ढूंढने वाला एक तादाद उपलब्ध रोजगार से अधिक था। ग्रामीणों क्षेत्रों की अतिरिक्त आबादी शहर जाकर भीड़ से भरी गरीब बस्तियों में रहने लगी। नागरिकों के लघु उत्पादक को अक्सर इंग्लैंड में आयोजित मशीनों में लगे सस्ते कपड़े को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इंग्लैंड में औद्योगिकरण का स्तर महाद्वीप से ऊंचा था। महाद्वीप ने यह प्रतिस्पर्धा कपड़ा उद्योग में ज़्यादा झेलनी पड़ रही थी, क्योंकि उनका उत्पाद मुख्यतः घरों और छोटे कारखानों में होता था और केवल आंशिक रूप से मशीनीकृत था। यूरोप के उन इलाकों में जहां कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में था, कृषक समस्ती शुष्कों जिम्मेदार को बोझ तले दबे थे। खाने पीने की चीज़ों का मूल्य बढ़ाने या किसी वर्ष फसल खराब होने पर शहर गांव में व्यापार गरीब फैल जाती थी दोस्तों। अब इसके अंदर जो 1848 ऐसा एक वर्ष था जहां खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी से पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आए। जगह जगह अवरोध लगाए गए और हुई फिलिप को भागने पर मंजूर कर दिया गया। राष्ट्रीय सभा यानी कि नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया गया, यानी कि वोट डालने का अधिकार सबको दिया गया। वो किसी भी को वोट दे सकते हैं, वो अपनी मर्जी से वोट दे सकते हैं, उस पर किसी का भी दबाव नहीं है। और काम के अधिकारों की गारंटी दी। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए गए। इससे पहले 1845 में सिलेशिया ने बुनकरों ने उन ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था जो उन्हें कच्चा माल देकर निर्मित कपड़ा लेते थे, परंतु बहुत कम थे। पत्रकार विलेहम वोल्फ ने सिलसिलियर से गांव की घटना इस प्रकार बयान की कि इन गांव में 18,000 आबादी वाले थे और सूती कपड़ा बुनने का व्यवसाय सबसे व्यापक है। ठीक है। श्रमिकों की हालत खस्ता है। काम के लिए बेताब लोगों का फ़ायदा उठाकर ठेकेदारों द्वारा बनाए गए, यानी कि जो ठेकेदार थे उनकी कीमत बनाकर उसमें गिराई गई। अब इसमें 4 जून को दोपहर 2 बजे बुनकरों की एक भीड़ अपने घरों से निकली और 2 कतारों के चलते हुए ठेकेदार की कोठी पहुंची। वे ज़्यादा मजदूरी की मांग कर रहे थे। उनके साथ एक घृणित सा व्यवहार किया गया जो कभी धमकियों की थी। इसके बाद भीड़ घर से ज़बरदस्ती घुस आई और चमचमाती खिड़कियाँ
फर्नीचर, चीनी मिट्टी से बनी नसीफ चीज़ें तोड़ दी। एक अन्य गुट ने भंडार गृह से घुसकर कपड़े के भंडार को लूटकर उसे तार तार कर दिया। ठेकेदार अपने परिवार के साथ पड़ोस के गांव भाग कर गया। हालांकि ऐसे व्यक्ति को उस गांव में शरण देने से इनकार कर दिया गया। वह 24 घंटे बाद सेना को बुलाकर उसकी मदद से लौटा। इसके बाद जो टकराव हुआ उसमें 11 बुनकरों को गोली मार दी गई। दोस्तों, ये जो 11 बुनकर थे उनको गोली मार दी गई। अब इसमें 1848 था, वो उग्रवादियों की क्रांति थी। अब उसमें उग्रवादियों की क्रांति क्या थी कि 1848 में जब उनके यूरोपियों देशों में गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तब उनके समांतर पढ़े लिखे मध्यम वर्गों की एक क्रांति भी हो रही थी। फरवरी 1848 की घटनाओं से राजा की गद्दी छोड़नी पड़ी थी और गणतंत्र की घोषणा की गई थी, जो सभी पुरुषों के सर्वाधिक मताधिकार पर आधारित था। यूरोप के अन्य भागों में जहां अभी तक स्वतंत्र राष्ट्रीय राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड राष्ट्रों, हंगेरियन साम्राज्य, वहाँ के उदारवादी मध्य वर्गों के स्त्री पुरुषों ने संविधान की मांग की, राष्ट्रीय एकीकरण की मांग को जोड़ दिया, बढ़ते जन असंतोष का फायदा उठाया और एक राष्ट्रीय राज्य के निर्माण की मांग को आगे बढ़ाया। यह राष्ट्रीय राज्य संविधान प्रेस को स्वतंत्रता और संगठनों बनाने की आज़ादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित किया गया। दोस्तों, अब इसमें जर्मनी इलाकों की बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों को शहरों में मिलाकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। उनने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राज्य को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। जब प्रतिनिधियों ने प्रशंसा के राजा फ्रेडरिक्स विल्हेम चतुर्थ ने राज पहनने की पोशाक थी, तो उसने उसे अस्वीकार कर उन राजा के साथ दिया जो निर्वाचन सभा के विरोधी थे। जहां कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, वहीं संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया। संसद में मध्यम वर्ग का प्रभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांग का विरोध किया, जिससे वे उनका समर्थन खो बैठे। अंत में सैनिक को बुलाया गया और असेंबली भंग होने पर मजबूर हुए। दोस्तों, उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं और राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा विवादास्पद था। हालांकि आंदोलन के वर्षों की एक बड़ी संख्या में महिलाओं की सक्रिय रूप से भाग लिया गया। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किया और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों की शिरकत की। इसके बावजूद उन्हें असेंबली में चुनाव के दौरान मताधिकार की वंचित रखा गया। जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई, तब महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की हैसियत से दर्शक और दीर्घ में खड़े करने का अनुदान दिया गया। अब इसमें हालांकि रूढ़िवादी ताकतें 1848 में उदारवादी आंदोलन को दबा पाने में कामयाब हुए, किंतु वे पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं कर पाए। राजाओं को यह समझ में आना शुरू हो गया था कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को रियासतें देकर ही क्रांति और दामन के चक्कर को समाप्त किया जा सकता था। 1848 के बाद वर्षों के मध्यम और पूर्वी यूरोप की निरंकुशता राजशाही ने उन परिवर्तनों का आरंभ किया जो पश्चिमी यूरोप से 1815 से पहले हो चुके थे। इस प्रकार हैब्सबर्ग अधिकारी उन क्षेत्रों और रूस में भूस्वास्थ्य को बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी गई।
हैब्सबर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों को ज़्यादा सभ्यता प्रदान की, हालांकि निरंकुश मृगयों के प्रभाव का रास्ता साफ हो गया। अब इसमें चर्चा का मुद्दा क्या था कि ऊपर उद्धृत 3 लेखों द्वारा महिलाओं के अधिकार का प्रशंसा पर व्यक्त भी तुलना करें, उनसे उदारवादी और विचारवादी के बारे में ही स्पष्ट होता है। नए नए एक खास प्रकार की सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि के इंगित करने का विचार समूह हुआ। कितने मिनट की बनी? जर्मन और इटली का निर्माण। जर्मन एक सेना राष्ट्र को निर्मित हो सकती है। 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद की जनतंत्र के क्रांति के अलगाव होने लगा। राज्य की सत्ता को बढ़ाने और यूरोप पर राजनीतिक प्रभुता हासिल करने के लिए रूढ़िवादियों में अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। इसे उस प्रक्रिया में देखा जा सकता है जिसमें जर्मनी और इटली एकीकृत होकर राष्ट्रीय राज्य फंसे। जैसे आपने देखा है कि राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी व्याप्त थी। उन्हें 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निरुचता सांसद द्वारा शासित राष्ट्रीय राज्य बनाने का प्रयास किया गया, मगर राष्ट्रीय निर्माण की यह उदारवादी पहल राजाशाही और फौज की ताकत से मिलकर दबा दी। उनका प्रशंसा के बड़े भूस्वामियों ने समर्थक दिया। उसके पश्चात प्रशंसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल दिया। उनका प्रमुख मंत्री ऑटो वान विश्रम का इस प्रक्रिया का जनक था, जिसने प्रशंसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस की 3 युद्धों की प्रशंसा को जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जन्म 1871 में वर्षीय में एक सामरिक का राजा विलियम प्रथम में जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। 18 जनवरी 1871 सुबह बेहद ठंड थी। जर्मन के राजा को राजकुमार, सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री और ऑटो वान विश्रम समेत प्रशंसा का महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक वर्सिलिया महल के बेहद ठंडे शीश महल में हुई। सभा ने प्रशंसा के काइजर विलियम प्रथम ने नेतृत्व में नए जर्मन के साम्राज्य की घोषणा की। जर्मन में राष्ट्रीय निर्माण प्रक्रिया ने प्रशंसा राज्य की शक्ति के प्रभुसत्ता को दर्शाते हुए नए राज्य में जर्मनों की मुद्दे की मुद्रा, बैंकिंग और कानूनी तथा न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण में काफ़ी जोर दिया और प्रशंसा द्वारा उठाए गए कदम और उनकी कार्यवाही बाकी जर्मन के अक्सर एक मॉडल बना दिया गया। दोस्तों, ये मॉडल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इटली की जब बात हो रही थी तो जर्मन की तरह इटली में भी राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास था। इटली अनेक वंशगत राज्यों को बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ मिला। उन्नीसवीं सदी के मध्यम इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। उनमें से एक केवल पिरामिड में से इतालवी राजघराने का शासन था। उत्तरी भाग ऑस्ट्रेलियन हैब्सबर्गों के अधीन था। मध्यम इलाकों को पोप का शासन था और दक्षिणी क्षेत्र स्पेन में राजाओं के अधीन था। इतालवी भाषा ने सभी साझा रूप से हासिल नहीं हुई और अभी तक उनके विरोध क्षेत्रीय और संस्थानों पर मौजूद थे। 1830 के दशक में ज्यूसेppe मेसा ने एकीकृत और इतालवी गणराज्य के लिए एक सुविचार कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की थी। उसने अपने उद्देश्य में प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन भी बनाया। 1831 और 1848 में क्रांतिकारी विद्रोह की सफलता के युद्ध के जरिए इतावा राज्यों को जोड़ने की साझेदारी और पिरामिड के शासक क्वीटर इमिलियम द्वितीय पर आ गई। इस क्षेत्र के शासक अभिजात वर्ग के नजरियों को एकीकृत इटली उनके लिए आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुसत्ता की भावनाएं उत्पन्न करता था। मुख्यमंत्री द्वारा कावूर, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया, ना तो एक क्रांतिकारी था और ना ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला था।
इतालवी भाषा के कहीं बेहतर फ्रेंच बोलते थे। फ्रांस ने सेडिनियम पिरामिडम के एक चतुर कूटनीतिक संधि जिसने पीछे का काबूल का हाथ था और सेडिनियम पिरामिड 1800 हारे। अब कामयाब होने के लिए उन्होंने क्या नीति अपनाई कि नीतिक सैनिकों के अलावा जूसेppe और गैरिबोल्ड के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र और स्वयं सेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया। 1807 में वे इटली, दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्यों में प्रवेश कर गए। स्पेन शासकों को हटाने के लिए स्थानीय दर्शकों के समर्थन पाने में सफल रहे। 1861 में इमैनुएल द्वितीय के एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया गया, मगर इटली में अधिकांश निवासी, जिसमें निरक्षरता में काफ़ी ऊंची दर थी, अभी भी उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा में जंदन थे। दक्षिणी इटली में जिन आम किसानों को गैरिबोल्ड में समर्थन दिया गया, उन्होंने इटालियन के बारे में कभी नहीं सुना था और वे मानते थे कि लाल टालिया विक्टिम इमैनुएल की पत्नी थी। ब्रिटेन का अजीब दास्तान, इसमें दोस्तों क्या रहेगा, इसमें गतिविधियां थी कुछ, पहले मैं बता देता हूँ। क्या आपको लगता है कि इनमें से किसी भी क्षेत्र में रहने वाले खुद को इतालवी मानते थे? और दूसरी जो बात है इसमें है कि कौन सा सेक्टर सबसे पहले एकीकृत इटली का हिस्सा बना, जिसमें सबसे आखिर में कौन सा सेक्टर शामिल हुआ, किस माल सबसे राज्य एकीकृत इटली में शामिल हुए। दोस्तों अब बात होती है ब्रिटेन की अजीब दास्तान। कुछ विद्वानों का तर्क दिया कि राष्ट्र या राष्ट्र राज्य मॉडल आदर्श ग्रेट ब्रिटेन है। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक कोई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था, बल्कि एक लंबे चलाने वाली प्रक्रिया थी। जो प्रक्रिया थी वो नतीजा यह था कि 18वीं सदी से पहले राष्ट्र था और नहीं था तो द्वीप समूह में रहने वाले लोग अंग्रेज, वेल्श, स्कॉट और आयरिश की मुख्य पहचान निर्जीतीय थी। यह इन समूह जातियों को अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थी, लेकिन जैसे जैसे आंग्ल राष्ट्र की धन दौलत, अहमियत और सत्ता में वृद्धि हुई तो वह द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व जमाने की सफल हुई। एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद आंग्ल संसद ने 1966 में राजतंत्र के ताकत छीन ली थी। इस संसद के माध्यम में एक राष्ट्रीय निर्माण का आधारित हुआ। इसमें यूनाइटेड किंगडम ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ, जिसमें इंग्लैंड व्यवहार में स्कॉटलैंड का अपना प्रभुत्व जमा पाया। एक पहचान के विकास का अर्थ यह हुआ कि स्कॉटलैंड की खास सांस्कृतिक और राजनीतिक संस्थानों का योद्धाबंद तरीकों से बनाया गया। स्कॉटलैंड हाई निवासी जिनकी कैथोलिक कुलों ने जवाब अपने आज़ादी को व्यक्त करने का प्रयास किया गया, उन्हें ज़बरदस्त दामन का सम्मान करना पड़ा। स्कॉटलैंड हाईलैंड ने अपनी गैलिक भाषा बोलने का राष्ट्रीय स्वतंत्रता अपनाया गया। आयरलैंड का कुछ ऐसा प्रश्न जो दोस्तों मैंने बताया है आपको। दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं आपका अपना रवीश कुमार, थैंक यू।